जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़े थे इसके बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसके बाद इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, फंक्शन को स्टडी करते हैं, हैबिटेट मतलब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका कैसा स्ट्रक्चर होगा, लाइक बैक्टीरिया है, फंजाई है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, फंजाई दिखने में कैसी होती है, ठीक है। लाइक जिस तरह के मैं आपको एक फंजाई का स्ट्रक्चर दिखा पाऊँ, ये देखें फंजाई है, ये फंजाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखें इस तरह की फंजाई होती है, तो ये फंजाई का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इस फंजाई का फंक्शन क्या है, बैक्टीरिया का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है। हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है, तो वो फंजाई है, वो बैक्टीरिया किस तरह के माहौल में रहना पसंद करता है। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया फंजाई कैसे अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी तादाद को आगे कैसे बढ़ाते हैं। एंड देन इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ, और इनका क्या असर होता है हमारी सेहत पे, हमारे इन्वायरमेंट पे। बैक्टीरिया, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे अल्लाह ताला ने हमारी जो इंटेस्टाइन्स है ना, आगे हम जाके पढ़ेंगे, उसमें अच्छे बैक्टीरिया रखे होते हैं, ठीक है। वो विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। जब आपको कट लग जाता है, खून निकल के बाहर आ रहा होता है, तो ब्लड क्लॉट कर जाता है ना, तो उस ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन के ज़रूरी होते हैं, और विटामिन के वो बैक्टीरिया बनाते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया। तो इस तरीके से उनका क्या असर है हमारी हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, उन माहौल में क्या असर है, तो ये सारा कुछ हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेज और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस की ये जो बायोलॉजी है, पहले हमने उनकी फील्ड्स पढ़ी, मेजर फील्ड वो 3 थी, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसको, ये आपने याद रखना, फॉर्म आ रहा है ना, तो इसी तरीके से फॉर्म, इसमें फॉर्म को स्टडी करते हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये जो इतना ज़्यादा गंद बजा हुआ है ना, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ वीडियो, मैंने आपको पहले बताया था। ये एक्चुअली वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई, इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ी, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपको देखने में मुश्किल पेश आ रही होगी, इसके लिए माजरत। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में आप क्या स्टडी करते हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म देखने में कैसा है, उसका क्या स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ठीक है। जैसा कि मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस, इसमें आउटवर्ड अपीयरेंस मतलब बाहर से वो दिखने में कैसा होता है, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर, उस अंदर से भी दिखने में वो कैसा है, ठीक है। हम ये स्टडी करते हैं। जैसा कि कोई ऑर्गन है, लाइक फॉर एग्जांपल हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट बाहर से दिखने में कैसा है, हार्ट का बाहर से दिखने में कैसी शेप होती है, कैसा कलर होता है, कैसा पैटर्न है। हार्ट अंदर से दिखने में कैसा होता होगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, ये सब कुछ हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। जिस तरह कि मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, ये देखें, ये हार्ट है, ये हार्ट दिखने में बाहर से ऐसा है, ठीक है, ये, और अंदर से दिखने में हार्ट ऐसा होता है, ठीक है। और इसी तरीके से हार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था पूरी बॉडी आपकी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो जो हार्ट के सेल्स होते हैं ना, वो इस तरह के सेल्स होते हैं जिनको मायोसाइट्स कहते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजी में आपने बाहर से भी देखा, आउटवर्ड अपीयरेंस बाहर से दिखने में वो कैसा है, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर से वो दिखने में कैसा है, ये हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। मॉर्फोलॉजी क्या है, फॉर्म, ये बातें ज़रूर लिखनी है, फॉर्म और स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर, आउटवर्ड अपीयरेंस बाहर में दिखने में कैसा है, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर से दिखने में कैसा है, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे। एनाटमी क्या है, ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम ना इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। एनाटमी में क्या आपने देखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल सिर्फ अंदरूनी स्ट्रक्चर, वहाँ पे तो बाहर वाला भी था अंदर वाला भी था ना मॉर्फोलॉजी में, यहाँ पे सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म अंदर से कैसा है, पार्टिकुलरली ह्यूमन, खासतौर पर इंसान, ह्यूमन बींग के अंदर अगर स्टमक है तो स्टमक अंदर से दिखने में कैसा है, हार्ट है, हार्ट अंदर से दिखने में कैसा है, ये सब कुछ हम एनाटमी पढ़ते हैं। सेकंड ईयर ऑफ MBBS में, खासतौर पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में MBBS के एनाटमी डिटेल से आपको पढ़ाते हैं। हर एक बॉडी के ऑर्गन्स की अंदर से डिटेल से पढ़ाया जाता है, वो दिखने में कैसा है। जैसा कि अगर मैं आपको हल्का सा दिखाऊं, तो हमारा अगर ये जो स्टमक होता है, ये देखें, स्टमक दिखने में अंदर से ऐसा होता है, ये देखें, ये स्टमक अंदर से दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। ये कार्डिया है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्टमक के, तो ये स्टमक की एनाटमी है, उसको अंदर से स्टडी करना। अच्छा, स्टमक का ये पार्ट कार्डिया होता है, ये फंडस होता है, बॉडी होता है, पाइलोरस होता है, ये सब कुछ अंदर से जो स्टडी किया जाता है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर जो स्टडी करते हैं वो एनाटमी में स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। खासतौर पर ह्यूमन बींग के इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है डिजीज़ डायग्नोसिस, डिजीज़ का आप डायग्नोस कर पाते हो। जैसा कि अगर स्टमक के अंदर कोई, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो बहुत स्पाइसी फूड खाता है, ठीक है, बहुत स्पाइसी, उसका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, स्मोकिंग कर रहा है, स्पाइसी फूड खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, तो उसकी जो स्टमक के अंदर ये जो लाइनिंग होती है ना, इसके अंदर सुराख होना शुरू हो जाते हैं, ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं, जिसको अल्सर कहते हैं, ठीक।
तो अगर हमें स्टमक की एनाटमी का पता होगा तो हमें पता होगा कि स्टमक के अंदर अल्सर भी बन सकते हैं, कैसे अल्सर बनते हैं। अच्छा, ये जो स्टमक की लाइनिंग है, एपिथेलियम है, ये ख़त्म हो गई है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ज़ख्म बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिजीज़ एनाटमी से ही तुम्हें पता लगा, डिजीज़ का डायग्नोसिस हमने किया। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट मतलब जो मेडिकल डिवाइसेज होती हैं उनकी डेवलपमेंट में उनको बनाने में एनाटमी का बड़ा किरदार है। मिसाल के तौर पर स्टमक है, मैंने स्टमक को अंदर से देखना है। अब स्टमक को अंदर से देखने के लिए मुझे एक ऐसी ट्यूब यहाँ से गुजारनी चाहिए जो पतली हो, यहाँ से पतली हो, है ना, अंदर जाके बेशक वो ब्रॉड हो जाए लेकिन ऊपर से पतली होनी चाहिए वो ट्यूब। तो उस इस तरह वो ये मुझे कैसे पता लगा कि मुझे एक पतली ट्यूब यहाँ से गुजारनी है। मुझे स्टमक की एनाटमी पता थी कि स्टमक की एनाटमी ऐसी होती है, तो मुझे उस तरह की ट्यूब डालनी पड़ेगी स्टमक को अंदर से देखने के लिए। तो मेडिकल डिवाइस जो है ना, उसके डेवलपमेंट में, उसके बनाने में बड़ा किरदार है एनाटमी का, ठीक है। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का मयार बेहतर करने में इसका बड़ा किरदार है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको बताऊँ, एक पर्सन है, वो बहुत मोटा है, वो मतलब हर मुमकिन कोशिश करता है, उसका वेट गेन हो जा रहा है, उसका वेट कम ही नहीं हो रहा। अब आपको पता है वज़न ज़्यादा होने से कितनी बीमारियाँ होती हैं, शुगर, दिल की बीमारियाँ, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये बहुत बीमारियाँ होती हैं, हाई शुगर। अगर आपका मोटापा होता है ना, तो मोटापे को कंट्रोल करने के लिए हम फिर क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि पर्सन का जो स्टमक है ना, उस स्टमक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। देखो, एक छोटा पार्ट, एक बड़ा पार्ट। अब जब वो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जब वो खाना खाएगा ना, तो उसका खाना छोटे वाले पार्ट में जाएगा, बड़े वाले पार्ट में नहीं जाएगा। तो हाँ, उसका अब स्टमक इतना सा बस बन गया है, तो अब उसको थोड़ा खाना पड़ेगा। जब वो थोड़ा खाना खाएगा तो उसका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसे होगा ना। तो ये देखिए कितना मज़े का प्रोसीजर है। तो एनाटमी पता थी हमने, तभी तो ऐसे हम कर पाए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, उसको बेहतर करने में एनाटमी का किरदार है, ज़िंदगी का मयार बेहतर करने में, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि एनाटमी एग्जाम्पल क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें स्टार्ट से जब से आपने खाना खाना शुरू किया, जिसमें आपका मुंह है, फिर आगे आपका फूड पाइप होता है, आगे हम सारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आगे स्टमक आ जाता है आपका, जिसको मैदा कहते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ना, इनकी स्टडी जो होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स की स्टडी एनाटमी में आती है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ जाते हैं फिजियोलॉजी। ये देखें, फिजियोलॉजी में हमारे पास क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फिजियो फंक्शन, ठीक। फिजियो में एफ की थोड़ी आवाज़ आ रही है, और फंक्शन। फिजियोलॉजी में आपने क्या स्टडी करना है, फंक्शन क्या है बॉडी पार्ट का। एनाटमी में सिर्फ आपने स्ट्रक्चर देखा था, अच्छा स्टमक अंदर से ऐसा होता है, ठीक हो गया। अब हमने देखना स्टमक करता क्या है, फूड को ग्राइंड करता है, फूड को स्टोर करता है, जूस बनाता है, ठीक है, हमारी खुराक को हजम करता है। तो ये सारा स्टमक का काम है। तो स्टमक की फिजियोलॉजी हो गई, ठीक हो गया। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो किससे डील करती है, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट कैसे काम करते हैं, फंक्शन क्या उनका, वो फिजियोलॉजी है। मिसाल के तौर पर हाउ ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाइटल सब्सटेंसेस को थ्रू आउट द बॉडी। वाइटल सब्सटेंसेस से मुराद है अहम सब्सटेंसेस। कौन सी अहम सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन हो गई, ग्लूकोज हो गई, ये सब कुछ किसने लेके जाना है, ब्लड ने लेके जा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ना आपका हार्ट आता है, आपके ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है। जैसा कि अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये देखें, ये ठीक है। इसमें आपका हार्ट है, हार्ट से निकल रही है ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। हार्ट है, हार्ट से ब्लड वेसल्स निकल रही हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना, इन्होंने हार्ट ने ब्लड पंप करना है और ब्लड वेसल्स में डाल देना है, खून की शरियानों में। इन ब्लड वेसल्स ने फिर ब्लड को पकड़ना है और ला के आपके जो बॉडी के सेल्स है ना, मैंने आपको बताया पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, उन सेल्स तक ले आना है। उन सेल्स ने फिर उस ब्लड में से ऑक्सीजन निकाल लेनी है, उस ब्लड में से ग्लूकोज निकाल लेना है, और उस सेल ने फिर उस ऑक्सीजन और ग्लूकोज को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी बना लेनी है, जिसको एटीपी कहते हैं। आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे एटीपी क्या है। ये सेल की एनर्जी होती है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके सेल ने अपने काम करना शुरू कर देने हैं, ठीक हो गया। तो ये जो वाइटल सब्सटेंसेस हैं, अहम सब्सटेंसेस थी, जो ऑक्सीजन होगी, ग्लूकोज होगी, इसको ट्रांसपोर्ट करने का किसका काम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ये हमने जो स्टडी किया, ये फिजियोलॉजी में स्टडी किया, ठीक हो गया। अच्छा, हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है। जहाँ पे हिस्टो आ जाए उसका मतलब टिश्यू है। लॉजी मीन स्टडी, किसकी स्टडी, टिश्यू की स्टडी। माइक्रोस्कोप के, क्योंकि टिश्यू जो है ना, ये आपको माइक्रोस्कोप से ही नजर आता है। टिश्यू होता क्या है, सवाल ये पैदा होता है। देखें, मैं आपको बताया आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। ये जो सेल्स होते हैं ना, पूरी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं। सेल एक एक करके नहीं रह रहा, सेल्स आपस में ग्रुप की सूरत में रहते हैं, जिसको टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपका स्केलेटल, ये जो मसल है, पट्टे हैं आपके, ठीक है, ये जो मसल के सेल होते हैं ना, ये सारे के सारे आपस में मिल जाएंगे और मिलके एक टिश्यू बना देंगे। इसी तरह ब्रेन के अंदर आपके जो सेल्स होते हैं ना, जिस तरह कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये सेल्स हैं, ठीक हो गया। ये देखें, इसमें ना ये वाला जो सेल है, ये मसल सेल है, जिसने आपके मसल्स बनाने हैं, पट्टे बनाने हैं। इम्यून सेल है, जिसने आपकी कुव्वत मुदाफ़त वाला सिस्टम नहीं होता, वाइट ब्लड सेल जो आपकी आर्मी है, वो बनाना है।
एपिथेलियल सेल जिसने आपकी ये वो सेल है जिसने आपकी स्किन बनानी है, कवरिंग बनानी है। बोन सेल जिसने आपकी बोन बनानी, हड्डियाँ बनानी है। ब्लड सेल जिसने आपका ब्लड बनाना है, ठीक। नर्वस सेल जिसने आपका ब्रेन बनाना है, ये आप सारे सेल आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। नर्वस सेल जिसने आपका ब्रेन बनाना है, ब्रेन के अंदर ये सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेल्स होते हैं ना, इन्होंने आपका ये जो सेल्स होते हैं ना, अकेले अकेले मौजूद नहीं होते, ये टिश्यूज़ की सूरत में मौजूद होते हैं। जिस तरह ये देखें मसल सेल हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सेल आपस में मिल गए। देखें आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 सारे सेल्स आपस में मिल गए, इन्होंने मिलकर एक टिश्यू बना दिया जिसको मसल टिश्यू कहते हैं। इसी तरीके से ब्रेन के अंदर जो सेल्स थे उनको कहते हैं न्यूरॉन सेल, नर्व सेल, वो सारे आपस में मिल गए। देखो एक जैसे सारे सेल आपस में मिल गए, इन्होंने टिश्यू बना दिया। इसी तरीके से स्किन के ऊपर एपिथेलियल सेल होते हैं, ये सारे सेल्स आपस में मिल गए, इन्होंने टिश्यू बना दिया। समझ आ गई? इसे ये जो सेल्स होते हैं ना, ये आपस में मिलकर टिश्यू बना देते हैं। तो टिश्यूज़ क्या हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल का ग्रुप है दैट हैव सिमिलर फंक्शन। जब वो हैं ही एक जैसे तो काम भी एक जैसा करेंगे। तो उन तमाम का एक ही फंक्शन होता है। जिस तरह मसल का जो टिश्यू होता है उसमें सारे मसल वाले सेल होंगे, तो वो सारे एक जैसा काम करेंगे। क्या काम करेंगे? आपके बॉडी को मूव करवाने का, ठीक हो गया। तो टिश्यू का एग्जामिनेशन, फिर हिस्टोलॉजी पढ़ने का क्या फ़ायदा है? आप टिश्यू का एग्जामिनेशन करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा डिजीज़ के डायग्नोसिस के बारे में, आप डिजीज़ को डायग्नोस कर पाओगे। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखें, ये ना ये स्टमक का टिश्यू है, आपको समझ नहीं आएगी लेकिन ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो ये स्टमक का टिश्यू ऐसा ही होता है, ठीक है। अब अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हो और आपको यहाँ पर बैक्टीरिया नज़र आ जाता है कोई, ठीक है, तो इसका मतलब उस बंदे को डिजीज़ हुई है। तो इस तरह हिस्टोलॉजी जो है ना, इससे आप क्या करते हो? डिजीज़ को डायग्नोस कर पाते हो। अच्छा इसको ये बीमारी है, डिजीज़ को डायग्नोस करने का मतलब होता है बीमारी की तशखीस करना। ड्रग स्टडी, फिर आप स्टडी करोगे ड्रग मतलब मेडिसिन। अच्छा आप इसको ये स्टडी मेडिसिन दें। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और वो जो ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर को और उसके मजीद करता क्या, काम क्या, उसको इस पढ़ने समझने में हिस्टोलॉजी का बहुत अहम किरदार है, ठीक है। साइटोलॉजी क्या है? साइटो मीन सेल, लॉजी मीन स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी। सेल क्या है आप पहले पढ़ चुके हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या होता है? पूरी की पूरी ज़िंदगी आपकी सेल पे डिपेंड कर रही होती है। जैसा कि एक पूरी की पूरी इमारत है, उस इमारत का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एक ईंट। सारी ईंटें आपस में मिल गई तो इमारत बना रही हैं, ब्रिक्स ही तो सारी मिल, आप देखो ज़रा, अगर आपके इर्द गिर्द इमारत हो तो उसके वो सारी ब्रिक्स ही होती हैं, ठीक है, जो मिलके एक पूरी बिल्डिंग को बना रही होती है। इसी तरीके से ये जो हमारी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ना, हम हो गए, प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी पूरी की पूरी बॉडी भी सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। सेल कैसा होता है ये हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से पढ़ेंगे सेल कैसा होता है। लेकिन वैसे में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप ये देखिए सेल का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये एनिमल सेल है, ठीक है। ये एक सेल है, एक सेल के अंदर मजीद अल्लाह ताला ने मजीद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं जो सेल का काम करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल के लिए एनर्जी बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल के लिए प्रोटीन बनाता है। ये सेल के लिए पैकिंग करता है, ठीक है। लाइसोसोम होते हैं, ये सेल के वेस्ट मटीरियल, जो सेल के अंदर बाहर से कोई गंद गुंद आ गया उसको इन्होंने खा लेना है, उसको ख़त्म कर देना है, ठीक हो गया। इस तरीके से सेल ने काम करना होता है, ठीक हो गया। अब ये देखें, वो कहते हैं कि जो सेल साइटोलॉजी को स्टडी करते हैं उनको साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। साइटोलॉजिस्ट ने क्या करना है? अनरेवल द फंडामेंटल्स, अनरेवल मतलब जाहिर करना, किसको जाहिर करना है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। सेल के अंदर मजीद फंडामेंटल बहुत बुनियादी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते, सेल के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया वही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपिटस, वो सेल के फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स है, बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं। साइटोलॉजिस्ट उनको भी स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड देयर ऑर्गेनेलीज, और सेल के अंदर उन्हीं को ऑर्गेनेलीज कहते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं। और क्या स्टडी करते हैं? सेल डिवीजन को भी, कि सेल डिवाइड कैसे करता है। एक सेल ने 2 सेल में भी तो डिवाइड होना है ना, इस सेल ने हमेशा तो ऐसे कायम नहीं रहना, इस सेल ने ख़त्म हो जाना है, तो इस सेल ने ख़त्म होने से पहले अपनी डिवीजन कर जानी है, अपने जैसे एक और सेल बना जाना है, तो वो कैसे बना रहा है सेल, ठीक है। तो वो साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन कितने सेल्स होते हैं? 30 ट्रिलियन सेल, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन सेल्स, 30, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ सेल जो होते हैं उनके मुख्तलिफ तरह के यूनिक प्रोसेस कर वो रख उनके अंदर मौजूद होते हैं, यूनिक स्ट्रक्चर्स, उनके अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया, रेड ब्लड सेल का अपना स्ट्रक्चर था, बोन सेल का अपना स्ट्रक्चर था, मसल सेल का अपना स्ट्रक्चर था। तो मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स होते हैं उनके अपने अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसा कि आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स, ये सारे हैं सेल्स ही, लेकिन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हैं। मसल सेल और तरह का है, बोन सेल और तरह का है, रेड ब्लड सेल और तरह का है, नर्वस सेल और तरह का है, ठीक है। तो सारे सेल्स के मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी क्या है? मोलिकुलर बायोलॉजी नाम से पता लग रहा है मॉलिक्यूल्स के साथ डील करेंगे, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है उनके साथ हम डील करेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? वो 4 मॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
कार्बो, ये आप देखेंगे आप आगे जाके ना पूरा उन्होंने चैप्टर इस बार 9th क्लास में डाल दिया है मोलिकुलर बायोलॉजी का। पिछली 9th में तो नहीं था, लेकिन इस 9th में उन्होंने डाल दिया है। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोटीन कैसी होती है, लिपिड कैसा होता है, न्यूक्लिक एसिड में DNA RNA आ जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे। मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, ओसो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। इन्होंने ये भी स्टडी करना है लाइफ प्रोसेसेस कैसे चलते हैं, ज़िंदगी कैसे चल रही है, डिवेल्प ड्रग्स, फिर इन्होंने मेडिसिन भी तैयार करनी है, एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को भी क्रिएट करना है, मतलब उनको भी बनाना है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनको हमने खुद मॉडिफाई मतलब तब्दील करना जेनेटिकली, उनके जीन को हमने, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनके जीन को हमने खुद तब्दील किया है। जीन क्या होता है, एक सेल है ना, जैसा कि मैंने आपको दिखाया सेल है। अभी मैंने आपको एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है। वो जो एनिमल सेल होता है ना, ऐसे करके सेल होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ऐसे करके सेल होता है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ना ऐसे करके DNA मौजूद होता है, ठीक। ये जो DNA होता है ना, अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो ऐसे करके मौजूद होता है, डबल स्टैंडर्ड। तो इस DNA का एक टुकड़ा, इसको एक जीन, DNA के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको जीन कहते हैं। ये दूसरा टुकड़ा, इसको जीन कह देंगे, ये जीन, ठीक है। ये जीन तो सारा काम कर रही होती है, ठीक। तो अगर ये जीन एक ऐसी चीज़ बना रही है जो हमें पसंद नहीं है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर गाय की बात करें, गाय में ये जीन है, ये ऐसी, ये ना मिल्क जो होती है ना, इस जीन की वजह से मिल्क बनता है, मिल्क प्रोटीन बनती है, और वो मिल्क प्रोटीन कम बनती है, ठीक है। तो हम क्या करें, इस जीन को थोड़ा चेंज कर दें, चेंज करके ऐसी नई जीन लगा दें जो ज़्यादा मिल्क प्रोटीन बनाती हो, तो ज़्यादा वो गाय दूध देना शुरू कर देगी, है ना। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इनको कहते हैं। ये भी मोलिकुलर बायोलॉजी का काम होता है, ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मॉडिफाई करते रहना, नए नए ऑर्गेनिज्म बनाते रहना, ठीक है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फील्ड है। एम्ब्रोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं एम्ब्रो को। मतलब एम्ब्रो क्या मतलब, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट का प्रोसेस, एक ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप कर रहा है, कैसे बन रहा है, फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। आपको पता है हम कैसे बनते हैं, एक दो सेल होते हैं, सबसे पहले मेल, फादर से स्पर्म आता है, ठीक है। ये देखें, फादर से स्पर्म आता है और मदर का एग होता है। तो ये स्पर्म जो होते हैं वो एग के साथ जाके कंबाइन करते हैं और इसको फर्टिलाइज कर, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। अगर सेल साइकिल वाले चैप्टर में कंप्लीट पढ़ेंगे ये, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती, इस मेल स्पर्म ने जाके फीमेल एग को क्या किया, फर्टिलाइज कर दिया। जब ये फर्टिलाइज हो गया ना, तो आगे जाइगोट बनता है, ये जाइगोट है। फिर जाइगोट से मजीद आगे देखें, ये एक मजीद मेरूला, ब्लास्टूला, इस तरह मुख्तलिफ स्टेजेस आती रहती हैं, और फिर हम कहीं जाके एम्ब्रियो बनता है, ठीक। तो ये एम्ब्रियो की कैसे डेवलपमेंट होती है, ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट होती है ना, हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। क्या इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, एक फर्टिलाइज्ड एग से एक ऑर्गेनिज्म पूरा कैसे बना, वो हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस, किस चीज़ का प्रोसेस, डेवलपमेंट का, बनने का, ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के बनने का प्रोसेस, किससे बनने का, फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, एक फर्टिलाइज्ड एग से बनने का प्रोसीजर जो होता है ना, इस पूरे प्रोसेस को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इस ब्रांच में मजीद साइंटिस्ट क्या स्टडी करते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन। सेल हैं, जाहिर सी बात है, पूरी बॉडी के हमारे सेल्स हैं, तो सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो टिश्यू कैसे बनता है, ऑर्गन कैसे बनता है इस बच्चे के अंदर जो बना है, ये सब कुछ एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर अगर जब बच्चा पैदा हुआ, हो सकता है उसके अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट हो, जैसा कि उस बच्चे के हार्ट में कोई डिफेक्ट हो, हार्ट में सुराख कहते हैं ना, हो गया बच्चे के, तो वो हार्ट में सुराख है, वो क्यों है, कैसे है, वो सब कुछ स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। डिवेल्प मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर उसके मुताबिक हम मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें देखते हैं कि क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हार्ट में सुराख है तो इसको कैसे ठीक करेंगे, ये सब कुछ हम एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह ये जेनेटिक्स में आपको अगले पार्ट पढ़ाऊँगी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप हमारे चैनल को मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इस तरीके से मज़ीद बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।